अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से हम डॉन न्यूज़ के साथ साथ एक नावल का आगाज़ कर रहे हैं। बाकी भी इम्पॉर्टेंट जितने भी हमें नावल नज़र आएंगे जिसमें अच्छी लर्निंग हो सकती है, उनको हम साथ में लेके चलेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज भी होगी। बाकी जो आपकी वोकेबलरी के हिसाब से आपकी चीज़ें लर्निंग आप लेके चल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रीडिंग के हवाले से भी होगी और बहुत आसान तरीके से हम नावल को लेके चलेंगे। नावल में ये है कि हमें लिटरेचर में इंसाइट मिलेगा और आपकी एक थिंकिंग जो है उसको ब्रेथ मिलेगी, वसअत मिलेगी, एक्सपेंशन मिलेगी और आपको एक रीडिंग की एक आदत होगी। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ साथ हमारी इंग्लिश रीडिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी और साथ में आपकी इंग्लिश वोकेबलरी की प्रैक्टिस होती जाएगी। जो हम डॉन न्यूज़ में या फिर बाकी वोकेबलरी के सेशन हम कर रहे होंगे या इंग्लिश ग्रामर के हम कोई ना कोई लेसन साथ लेके चलेंगे। इस हवाले से हमने जो नावल चूज़ किया है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अगरचे ये एक पुराना काफ़ी 1930 के अराउंड में एक लिखा गया नावल है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। किसी भी टाइम आप इसको पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे आपको लेसन मिल सकते हैं। तो आज का हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेसन है, इसमें हम समरी देखेंगे, करैक्टर देखेंगे और इसमें से हमने लर्निंग क्या क्या होगी उस हवाले से हमें एक समरी मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगा, जिसको समझ लेने से आपके आने वाली एक सीरीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हम पहले इसकी समरी की तरफ चलते हैं। मैं उर्दू में साथ में रीड नहीं करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो साथ में आप उर्दू रीड कर सकते हैं। हाँ, पैराग्राफ टू पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो डिस्कस कर दूंगा आपसे, ताकि आप उस चीज़ को माइंड में बिठा लें। टू किल आ मॉकिंग बर्ड, अगरचा ये है कि इसका उन्वान जो बनता है कि मासूम का कत्ल, यानी कि बेगुनाह को जब आप मारते हो तो उससे या बेगुनाह को कोई नुकसान पहुंचाते हो तो उससे क्या होता है। ये लिखा किसने? बाय हार्पर ली इज़ बाय हार्पर ली, इसने लिखा है ये हार्पर ली ने। इज़ अ नावल सेट इन द रेशनली सेग्रीगेटेड अमेरिकन साउथ ड्यूरिंग द 1930s। रेशली क्या का मतलब होता है? जो नस्ल परस्ती की बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में कुछ अफ्रीकन हैं, कुछ जो ब्लैक कलर के होते हैं और कुछ वाइट लोग हैं, उनमें रेसिज्म है, यानी कि नस्ल परस्ती है। तो उसके बारे में ये कहानी है। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय स्काउट फिंच। ये फिंच फैमिली का आपको बार बार जिक्र मिलेगा। ये जिस फैमिली से मेन सेंट्रल रोल रखती है, ये फिंच फैमिली है। और उसमें जो नरेट करने वाली है उसका नाम है स्काउट। अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मैकॉम अलबामा। ये एक मैकॉम कस्बा है अलबामा में। उसमें ये सारा वाक़या होता है जिसको स्काउट अपनी तहरीर में लिखती है। द नैरेटिव रिवॉल्व अराउंड द फिंच फैमिली। यहाँ पे जिक्र भी कर दिया गया कि ये पूरी जो एक कहानी है ये फिंच फैमिली के गिर्द घूमती है, पार्टिकुलरली स्काउट, यानी कि जो इसको रिपोर्ट करने वाली लड़की, हर ओल्डर ब्रदर जेम, उसका जो बड़ा भाई जैम है, एंड देयर फादर, और उनके बाप एटिकस फिंच, उसका नाम है एटिकस फिंच और वो एक वकील है। यानी कि मेन जो हमें बार बार नज़र आएंगे स्काउट और उसका बड़ा भाई जैम और इनका बाप एटिकस फिंच। बाकी भी करैक्टर्स हैं, उनका भी हम साथ साथ में देखते जाएंगे। द मेन प्लॉट सेंटर्स ऑन एटिकस, यानी बेसिकली जो इस पूरी कहानी का एक प्लॉट है, जो एक मेन सेंट्रल रोल है, वो एटिकस के गिर्द घूमता है, जो डिफेंड करता है, यानी कि बचाने की कोशिश करता है। किसको? टॉम रॉबिन्सन को। ये एक ब्लैक मैन है जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगता है। एन अफ्रीकन अमेरिकन, ये अफ्रीकन अमेरिकन मैन है, फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ वाइट वुमेन नेम्ड मियाला एविल। तो इसके ऊपर एक वाइट वुमेन जिसका नाम मियाला एविल है, उस पे रेप करने का इल्ज़ाम लगता है, जो कि झूठा होता है। और इसका केस एटिकस फिंच जो है वो डिफेंड करता है, और चूँकि वो वकील होता है, स्काउट का वो बाप होता है, जैम का वो बाप होता है। एज एटिकस टेक्स ऑन दिस चैलेंजिंग केस, जैसे कि ये वो केस लेके चलता है एटिकस, द टाउन बिकम्स डिवाइडेड
ओवर रेशल इशूज़। चूँकि नस्ल परस्ती की बेसिस पे कुछ वाइट लोगों की साइड लेते हैं और कुछ ब्लैक की, लेकिन अगर केस को देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, वो उसमें रेशलिज्म नहीं होनी चाहिए, नस्ल परस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये केस एटिकस लेता है और इसको डिफेंड करने की कोशिश करता है तो पूरा कस्बा डिवाइड हो जाता है, कुछ एटिकस के हक़ में आ जाता है, कुछ इनके मुखालिफ हो जाता है कि क्योंकि ये ब्लैक मैन का दिफा कर रहा होता है। एंड द फिंच फैमिली फेसेस स्क्रूटनी एंड प्रेजुडाइस, और इसमें इनको बहुत जो है मुश्किल हालात, और ये प्रेजुडाइस होता है यानी कि किसी से नाइंसाफ़ी करना, या फिर आप पहले ही एक माइंड में बना लेते हैं कि नहीं जी ये गलत है, हालांकि हो सकता है कि वो सच पर हूँ, तो पहले ही जहन में बिठा लेना है चूँकि ये ब्लैक मैन का एक डिफेंड कर रहा है एटिकस, तो इसलिए ये गलत लोग हैं। तो उनको स्क्रूटनी भी करते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं, किधर से हैं, ये क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो इनको तरह तरह के सवाल जवाब कस्बे में पेश आते हैं। थ्रू आउट द नावल, इस पूरे नावल में स्काउट एंड जैम बेफ्रेंड आ बॉय नेम डिल, दोनों का यहाँ पे जिक्र है, स्काउट और जैम जो दोनों बहन भाई हैं, इनकी दोस्ती हो जाती है एक लड़के से जिसका नाम दिल है, एंड बिकम्स fascinated बाय द मिस्टीरियस रैडले हाउस। और ये दिल जो है ये एक बड़ा पोशीदा सा घर होता है रेडले हाउस, ये उसका बड़ा फासिनेट हो जाता है, उसका बड़ा गर्विदा हो जाता है, उससे बड़ा मुतासिर होता है। होम टू बू रेडले, जो बू रेडले का घर है, ए रिक्लूसिव एंड मिसअंडरस्टूड मैन, जिसको बू रेडले को ये पहले गलत समझते हैं, बाद में उसका करैक्टर बड़ा वाज़े हो जाता है और वो भी अहम रोल अदा करता है इस पूरे नावल में। द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी अबाउट बू रेडले बिकम्स अ सब प्लॉट, और बाद में ये जो बच्चों का तजस्सुस है बू रेडले के बारे में, ये एक ड्रामे में मज़ीद एक ड्रामा सामने आ जाता है, सिम्बोलाइजिंग द टाउन्स प्रेजुडाइस एंड द डेंजर्स ऑफ मेकिंग अजम्पशंस अबाउट अदर्स। और ये एक बड़ा ख़तरनाक सिंबल बन जाती है कि इस गांव के लोगों का दूसरों लोगों के बारे में एक अजम्पशन बना लेना, या प्रेजुडाइस जो बिहेवियर है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। एज द ट्रायल प्रोग्रेस, जैसे जैसे ये एक रेप का केस आगे चलता है, इट बिकम्स क्लियर दैट टॉम रॉबिन्सन इज़ इनोसेंट। बाद में ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि टॉम रॉबिन्सन जो है वो एक मासूम है, बट रेशल बायस प्रिवेल्स, लेकिन नस्ल परस्ती का जो कंसेप्ट है, ये सोच है, ये आगे चलती रहती है, लीडिंग टू एन अनजस्ट कन्विक्शन, और उसको एक गलत सज़ा मिल जाती है हालांकि वो बेगुनाह होता है। द फिंच फैमिली एक्सपीरियंसेस बोथ हॉस्टैलिटी एंड सपोर्ट, जो फिंच फैमिली है, फिंच ख़ानदान है, ये दोनों, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ उनको हॉस्टाइल करते हैं, उनको धमकियां देते हैं फ्रॉम द कम्युनिटी उसी गर्दो नवा में। द नावल क्लाइमेक्सेस विद एन एनकाउंटर बिटवीन स्काउट जैम एंड बू रेडले, ये ड्रामे का जो है बिल्कुल क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है जब बहन भाई का सामना बू रेडले से होता है, प्रोवाइडिंग अ प्रेग्नेंट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन अबाउट द एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब इनकी सही तरीके से वो समझते हैं बू रेडले को कि वो कितना हमदर्द और समझदारी की बातें करने वाला है। द नैरेटिव कंक्लूड्स विद स्काउट गेनिंग इनसाइट इनटू हर फादर्स प्रिंसिपल। तो आखिरकार ये जो कहानी है यहाँ पे कंक्लूड होती है, नतीजा कहाँ पे अखज़ होता है या नतीजे की तरफ जाती है। तो जो स्काउट है, ये जो बच्ची है, वो अपने बाप के उसूलों को समझती है कि उसका बाप कितना उसूल पसंद है, एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, और फिर वो इंसानी फितरत के अंदर कितनी मुश्किलात हैं, कितनी उसके अंदर दुश्वारियाँ होती हैं, उन सारी चीज़ों को समझती है। तो फिर ये एक बड़ा अचीवमेंट होती है इस ड्रामे में। टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रेशल इनजस्टिस, इसमें नस्ल परस्ती की नाइंसाफ़ी, मोरल ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ इनोसेंस होती है, यानी कि पहले बच्चे की सोच जो होती है इनोसेंस होती है, मासूम होती है, लेकिन जो वक्त गुजरता है तो वो मासूमियत ख़त्म हो जाती है और इंसान एक्सपीरियंस करता है लाइफ को। एंड द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स, और फिर इंसान के अंदर जुर्रत आती है कि सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं जो ऐसे ही दिखाई देते हैं कि ये अच्छे हैं, हालांकि वो अच्छे नहीं होते, और उनकी वजह से नाइंसाफ़ी हो रही थी, तो इंसान उनके सामने खड़े हो जाता है। द नावल इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल इशूज़। ये नावल इस वजह से शोहरत इसने पाई कि इसने माशरे के अंदर जो मसाइल हैं उसको उजागर करता है, एंड इट्स टाइमलेस लेसन, कि इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई एज नहीं है
आप इससे सबक हासिल कर सकते हैं ऑन कंपैशन एंड जस्टिस, इंसाफ के लिए और हमदर्दी के लिए मुख्तलिफ इसमें से असबाक मिलते हैं। सो करैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं ये भी हम देख लेते हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड फीचर्स अ रिच एरे ऑफ करैक्टर्स ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द डेप्थ एंड complexity of the narrative. Here are some of the key characters. सबसे पहले स्काउट फिंच जिसने पूरी इस नैरेटिव की है, कहानी लिखी है, जेम की बहन और जिसका बाप वकील होता है, केस लड़ता है, ये स्काउट है, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ये करेक्टर है। द नॉवेल्स नैरेटर whose real name is Jean Laus Finch. Scout is a young girl with a strong independent spirit. As the story unfolds, she undergoes significant moral and emotional growth. दूसरा रोल करेक्टर जो है जेम्स फिंच, जो इसका बड़ा भाई है, स्काउट्स ओल्डर ब्रदर जर्मी फिंच और जेम serves as a protective figure for Scout. He experiences a loss of innocence as the novel progresses, particularly during the trial of Tom Robinson. इसके अलावा एटिकस फिंच स्काउट और जेम का बाप जो लायर है, द फादर ऑफ स्काउट एंड जेम. एटिकस इज़ अ प्रिंसिपल लायर विद अ स्ट्रॉन्ग sense of justice. He becomes the moral anchor of the story, defending Tom Robinson despite the racial prejudice prevalent in Macomb. इसके बाद कल्परनिया है, ये एक फ़ीमेल हैं जो घर में काम करने वाली हैं फिंच फैमिली में. द फिंच फैमिलीज हाउस कीपर एंड मैटरनल फिगर फॉर स्काउट एंड जेम. कल्परनिया प्रोवाइड्स them with guidance and support, bridging the gap between the Finch family and the African American community. इसके बाद अगला जो करेक्टर है वो टॉम रॉबिन्सन का है. एन अफ्रीकन अमेरिकन मैन falsely accused of raping Miola Avil. Tom becomes a central figure in the trial that exposes the racial prejudices of the town. तो ये एक रेशल जो नस्ल परस्ती की वजह से एक शिकार हो जाता है और जो केस आगे चलता है तो ये फिर बहुत सारे जो रेशल प्रेजुडाइसेस उस कस्बे में पाई जाती हैं उनको एक्सपोज करता है. मियोला एविल है, ये वो वाइट वुमेन है जिसके ऊपर टॉम रॉबिन्सन के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने इसका रेप किया है. द यंग वुमेन हु एक्यूजेज टॉम रॉबिन्सन ऑफ रेप. मियोला कम्स फ्राम अ ट्रबल्ड फैमिली एंड इज़ अ विक्टिम ऑफ हर फादर्स एब्यूज़. उसका फादर जो है उसके साथ एब्यूज़ करता है, तो इसलिए ये एक ऑलरेडी ही एक जो है मुश्किल से आई होती है, मुश्किल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली, यानी कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली मुश्किल हालात से दो चार मियोला एविल है. बॉब एविल है जो इस वाइट औरत का बाप है. मियोला फादर्स अ पुअर एंड रेसिस्ट मैन हु एक्यूजेज टॉम रॉबिन्सन ऑफ द क्राइम. बॉब एविल बिकम्स द एंटागनिस्ट इन द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी. ये बाद में उसका दुश्मन बन जाता है. इसके बाद डिल हैरिस है, चार्ल्स बेकर हैरिस और डिल, इसका शॉर्टली नेम डिल है. इज स्काउट एंड जेम्स फ्रेंड हु विजिट्स मेकॉम्ब ड्यूरिंग द समर. डिल इज़ fascinated by the Radley house and contributes to the subplot involving बू रैडले. इसके बाद बू रैडले है जो आर्थर बू Radley is a mysterious and reclusive neighbor. The children are initially fascinated and frightened by him. शुरू में बच्चे उससे डरते हैं, but Boo ultimately plays a crucial role in the novel's resolution. इस पूरे नावल में जो मसले का हल में बू रैडले अपना रोल अदा करता है. मिस माउडी एटकिंसन, ये द फिंच फैमिलीज नेबर, ये उनकी हमसाया है फिंच फैमिली की. हु सर्व्स एज पॉजिटिव फीमेल रोल मॉडल फॉर स्काउट. मिस माउडी इज़ नोन फॉर हर विजडम एंड काइंडनेस. ये बड़ी रहमदिल और अक्लमंद औरत होती है. इसके बाद आंट अलेक्जेंड्रा है, ये इनकी फूफो है और जो एटिकस है उसकी बहन है. एटिकस the sister who comes to stay with the Finch family. Aunt Alexandra is concerned with upholding the family's reputation and tradition. ये अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और रस्म व रवाज की बड़ी पाबंद होती है और उनकी इज़्ज़त रखने के लिए जो है वो बहुत फ़ाइट करती है. तो हमें इस पूरी जो एक नावल है इससे लर्निंग क्या मिलती है? अंडरस्टैंडिंग अदर, दूसरों को समझने की एक
हमारे अंदर जो है एक करेज पैदा करती है कि हमें दूसरों को भी समझने की ज़रूरत है। ये हमारे अंदर इनसाइट पैदा करती है, हमें जज्बाती होने की बजाय दूसरों को भी स्पेस दें, उनको भी समझें, उनके क्या मसाइल हैं। ये हमें एक लेसन देता है ये नावल। द नावल एम्फिसिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एम्फिसाइजिंग विद अदर्स स्पेशली दोज हु आर डिफरेंट फ्राम वन सेल्फ। जो हमसे मुख्तलिफ होते हैं उनको भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। कैरेक्टर्स लाइक एटिकस फिंच टीच द वैल्यू ऑफ सीइंग द वर्ल्ड फ्राम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसके अलावा कन्फ्रंटिंग प्रेजुडाइस, जो नाइंसाफ़ी होती है उसके साथ सामने आप खड़े हो जाएं, जो गलत हो रहा हो उसके सामने खड़े हो जाएं, हक का साथ दें, ये हमें नावल सिखाता है। द स्टोरी कन्फ्रंट्स द डीप रूटेड रेशियल प्रेजुडाइस प्रेवलेंट इन द सोसाइटी इटसेल्फ एज अ स्टॉक रिमाइंडर ऑफ द नीड टू चैलेंज एंड ओवरकम प्रेजुडाइसेस दैट कैन लीड टू इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी। इसके अलावा लॉस ऑफ इनोसेंस, यानी कि जो पहले इंसान जो होता है वो या बच्चा होता है वो इनोसेंस होता है, मासूम होता है। जो वक्त की और जो एज की मुश्किलात होती हैं उसके सामने आती हैं, हक़ाइक़ सामने उसके खुलते हैं, तो वो अपनी मासूमियत खो देता है और तगड़ा हो जाता है, बहादुर हो जाता है। द नावल एक्सप्लोर द इनएविटेबल लॉस ऑफ इनोसेंस दैट अकर्स एज इंडिविजुअल एनकाउंटर द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। स्काउट एंड जेएम इन पार्टिकुलर विटनेस द complexities of morality and humanity। इसके बाद मॉरल करेज हमारे अंदर पैदा करता है। मॉरली यानी कि अखलाकियात का हौसला देता है कि हम जो हक़ और सच है उसका साथ दें, हम किसी और के प्रेशर में ना आए। जो माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी की साइड पे नहीं, बल्कि आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इखलाकी जुर्रत को अपना एक हथियार बनाएं। एटिकस फिंच एम्बॉडीज मोरल करेज by defending Tom Robinson, an innocent African-American man, despite societal pressures and threats. The novel encourages individuals to stand up for what is right, even when it is difficult. इसके अलावा इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की भी अहमियत देता है। इसमें जो स्काउट और जैम है उनको उनका बाप पढ़ाता है और उसके बच्चों के अंदर एक एजुकेशन की अहमियत के लिहाज से ये हमारे अंदर दोनों करैक्टर सामने आते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द रोल ऑफ एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड एक्सपीरियंशियल इन फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेकिंग डाउन प्रेजुडाइसेस। एटिकस वैल्यूज एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट। इसके अलावा पावर ऑफ एम्पैथी, यानी कि हमदर्दी की जो ताकत है वो भी हमारे अंदर आती है। इस नावल से हमें हमदर्दी सिखाता है। एम्पैथी इज़ a recurring theme in the novel. Characters like Atticus and Scout learn to understand others by putting themselves in their shoes, यानी कि दूसरों के आदत हो जाएं और दूसरों की समझने की कोशिश करें, अपने आप को दूसरों के लिए खिदमत के लिए पेश कर दें। दिस एम्फेसिस ऑन एम्पैथी कंट्रीब्यूट्स टू द नॉवेल्स एक्सप्लोरेशन ऑफ कंपैशन एंड टॉलरेंस। इसके अलावा इनजस्टिस इन दी लीगल सिस्टम, यानी कि कानूनी जो मामलात होते हैं या कानून के अंदर प्रेजुडाइस मौजूद होती है और इनजस्टिस का एलिमेंट होता है। जब रेशलिज्म होती है यानी नस्ल परस्ती का मामला आता है तो अदालती निज़ाम की बुराइयां भी सामने आती है। द ट्रायल ऑफ द टॉम रॉबिन्सन एक्सपोजेज द flaws and injustices in the legal system, particularly when it comes to the racial issues. The novel prompts reflection on the need for a fair and impartial legal system. तो इस पर जोर देते हैं कि लीगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो फेयर हो। सिम्बोलिज्म ऑफ द मॉकिंग बर्ड, ये मॉकिंग बर्ड जो एक सिंबल के तौर पे काम कर रहा है, ये एक यानी कि मासूम के साथ ना इंसाफ़ी का जो मामला है ये यहाँ पे एक इलामती तौर पर ज़ाहिर किया गया है। द मॉकिंग बर्ड सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड गुडनेस। द नॉवल टीचेस दैट हार्मिंग द इनोसेंट मेटाफोरिकली रिप्रेजेंटेड बाय द मॉकिंग बर्ड इज़ ग्रेव इनजस्टिस, यानी कि जो मासूम के साथ नाइंसाफ़ी एक जो है वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये हमें सिखाता है। इसके अलावा पेरेंटल इन्फ्लुएंस, यानी कि वालदैन का बच्चों पर क्या असर होता है, ये हमें सिखाता है। जिस तरीके से एटिकस अपने बच्चों पे की तरबियत करता है और उनकी सोच बदलता है, तो ये भी हमें सिखाता है कि पेरेंट जो होते हैं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों पे, तो हमें भी इसी तरह से अपने बच्चों पे फोकस करने की ज़रूरत है। एटिकस फिंच parenting style becomes a model for teaching moral values and critical thinking. The novel underscores the impact of positive parental influence on child's development.
इसके साथ साथ कम्युनिटी और मोरालिटी की वैल्यूज़ हमें सिखाता है ये नावल। द स्टोरी एक्सप्लोर द डायनामिक ऑफ कम्युनिटी एंड द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपहोल्डिंग मोरल स्टैंडर्ड्स। इट क्वेश्चंस द मोरालिटी ऑफ सोसाइटी दैट अलाउज प्रेजुडिस एंड इनजस्टिस टू परसिस्ट। साथ में करेज कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, यानी कि जो हौसला है ये एक शक्ल में नहीं मुख्तलिफ शक्लों में आ सकता है, और कभी भी आप करेज कर सकते हैं, किसी शक्ल में भी करेज करके दूसरों को इंसाफ दे सकते हैं, दूसरों को आप जो है वो इंसाफ दे सकते हैं। द नॉवल डिपिक्ट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ करेज फ्राम द फिजिकल करेज ऑफ एटिकस, यहाँ पे हमें जो फिजिकल करेज नज़र आता है वो एटिकस में आता है, इन द फेस ऑफ डेंजर टू दी क्विट ब्रेवरी ऑफ करेक्टर्स लाइक बू रैडले। इसी के साथ साथ जो बू रैडले है वो भी एक बहादुर बन के सामने आता है, तो वो भी जुर्रत दिखाता है। इट इलस्ट्रेट्स दी करेज कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये यहाँ पे ये शो करता है जो हौसला है वो किसी शक्ल में भी आप दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ के दिखाएं, बल्कि किसी तरह से भी आप जो है वो बुराई का खिलाफ खड़े हो सकते हैं और इंसाफ का साथ दे सकते हैं। सो कंक्लूड करें, टू किल अ मॉकिंग बर्ड रिमेन्स अ टाइमलेस वर्क offering a profound insights into human nature, morality, and the societal challenges that persist across generations. The novel encourages readers to reflect on their own values and attitudes, fostering a deeper अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये हमें नावल जो है वो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में कि हमारे माशरे के अंदर क्या क्या चैलेंज हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको कैसे अपहोल्ड करने की ज़रूरत है, जनरेशन्स को कैसे परसिस्ट करने की ज़रूरत है, वैल्यूज़ और एटीट्यूड हमें कैसे सिखाता है, और हमारे एटीट्यूड में वैल्यूज़ को कैसे हम एनालाइज करके बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि जो इंसानियत की एक एक्सपीरियंस उसमें हम बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, और फिर हमारे अंदर चेंज आती है। सो ये था ओवरव्यू, एक शॉर्ट समरी, कौन कौन से करैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन सी हम इसमें से चीज़ें सीखेंगे नावल की। इंशाल्लाह ये जो बहुत इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक होगा, और थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को कहानी की फॉर्म में जब लेके चलेंगे तो आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि दूसरे जो हमारे टॉपिक साथ में चल रहे हैं वो थोड़े बोरिंग है, तो साथ में मैंने ये मुनासिब समझा कि आपकी जो रीडिंग है या थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे, उस लिहाज से भी ये हमारे पास एक सीरीज़ होनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।